अब देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, है कि नहीं। और वहां पे भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बात करी थी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो टॉपिक वहां पे हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? मैंने तुम लोगों को बोला था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अब जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं उन न्यूमेरिकल को तुम्हें क्या करना है? सॉल्व करना है। अल्टरनेटिंग करंट, बेसिकली इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक आता है, लेकिन अभी हम अल्टरनेटिंग करंट को रोक रहे हैं और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वहां पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो ऑप्टिक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जहां पे हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ लाइट की। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पे हम लाइट की स्टडी करते हैं उसको वहां पे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। अच्छा, जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला पार्ट होता है ऑप्टिक्स का उसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, और दूसरा जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स, यानी ये जो ब्रांच रहती है इसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। और तीसरी जो ब्रांच आती है वो आती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो जो भी ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो यहां पे हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज अ वेव। तो यहां पे हम बात करते हैं लाइट के वेव नेचर की। तो जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लाइट को ट्रीट कर रहे हैं एज अ वेव। जिस वेव की हम बात करते हैं उस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे वहां पे। तो जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लाइट के वेव नेचर की बात करते हैं। और जब हम क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर की। देखो, अभी तक हमें लाइट का नेचर नहीं मालूम है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। जैसे अगर हम बात करें किसकी? डिफ्रैक्शन की, पोलराइजेशन की। ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट के वेव नेचर से। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहता है उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं पार्टिकल नेचर से। और लाइट को जब हम कंसिडर करते हैं एज अ पार्टिकल तो उन पार्टिकल को हम नाम देते हैं फोटॉन। हर फोटॉन के पास एनर्जी होती है और फोटॉन की एनर्जी होती है h इंटू न्यू। तो जो भी लाइट है, लाइट का, देखो मैंने क्या बोला, जो भी लाइट है, लाइट का नेचर अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि नहीं। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किए जाते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो अभी हम कंसिडर क्या करते हैं? अभी हम कंसिडर करते हैं लाइट का ड्यूअल नेचर। लाइट के ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम लाइट का कई बार पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं और कई बार हम कंसिडर करते हैं वहां पे लाइट का वेव नेचर। क्लियर? अब बताओ, वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर पढ़ रहे हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, तो फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है क्या? अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है क्या? तो ध्यान रखना है कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट है। अगर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स का ही क्या है? एक पार्ट है। और वहां पे हम ये मान के चलते हैं कि जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ लाइट की बहुत स्मॉल है। तो जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है? वेव ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। और यहां पे हम मानते हैं कि लाइट की वेवलेंथ कैसी है? स्मॉल है। और जब लाइट की वेवलेंथ स्मॉल होती है तो उस केस में लाइट की बेंडिंग जो रहती है वो बहुत कम होती है।
तो बेसिकली यहां पे हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज अ रे। क्लियर ना वहां पे? देखो, जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला है, वहां पे हम लाइट की वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं, स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं। और होता क्या है, वो आगे पढ़ोगे तुम लोग डिफ्रैक्शन में, कि जब वेवलेंथ स्मॉल होती है या ऑब्स्टेकल का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो उस केस में लाइट का प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है। तो बेसिकली हम करते क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज अ रे। तो जब भी हम डायग्राम में इस तरह से एक रे ड्रॉ करते हैं तो ये रे क्या बता रही है, ये रे बता रही है कि जो भी वेव है उसका मोशन रेक्टिलिनियर है। रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो जब हम रे को ड्रॉ करते हैं तो रे क्या बता रही है, रे बता रही है कि इस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है। तो ये केवल इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। बाद में जब हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन तो वहां पे हम बेंडिंग की बात करते हैं, तो वहां पे एक फॉर्मूला आता है कि लाइट कितने से बेंड होती, तो वो होती है लैम्डा बाय ए से। तो वहां पे हम बोल देते हैं कि लैम्डा अगर स्मॉल होता है तो बेंडिंग वहां पे लाइट की क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, और उस केस में लाइट को हम ट्रीट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के अलावा। तो जो भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वेव का ही क्या है, एक पार्ट है। यहां पे हमने लाइट को कंसिडर किया है एज अ रे, और रे क्या बता रहा है, रे बता रहा है कि इस डायरेक्शन में वेव हमारी क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जनरली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब फिनोमिना को वहां पे हम क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो अभी जब हम ऑप्टिक्स की बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमें कंसिडर क्या करना है, हमें कंसिडर करना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती है। लाइट जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती है उस पाथ को हमने रे बोला है। और रे का मतलब क्या है, रे बता रही है कि इस डायरेक्शन में एनर्जी वहां पे क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। क्लियर? तो हेडिंग डालो वहां पे नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी सबसे पहले हेडिंग डालो तुम वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। अब देखो बुक में ये प्रॉपर्टी दी होती हैं, लेकिन तब भी तुम इन प्रॉपर्टीज को वहां पे क्या करो, नोट डाउन करो। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जो भी लाइट की स्पीड है वो है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये लाइट की स्पीड किसमें है, ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जब भी हम लाइट की बात करेंगे तो लाइट को अगर हम वेव ट्रीट कर रहे हैं तो ये वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पे हम लाइट को ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड में जब ये टॉपिक आता है। अभी केवल ध्यान रखना है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर वहां पे दो फील्ड होती है। जैसे मान लो अगर लाइट चल रही है या वेव चल रही है किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी उसके परपेंडिकुलर दो फील्ड होगी, एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इसी के कारण वहां पे
ऑप्टिकल अफेक्ट आता है। तो जो भी ऑप्टिकल अफेक्ट आता है, जो भी लाइट का अफेक्ट दिखाई देता है, वो दिखाई देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण। क्लियर? यहां पे कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वहां पे क्या करती है, ऑसिलेट या वेरी करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के पास एनर्जी भी होती है और लाइट के पास मोमेंटम भी होता है। अब ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो बताते हैं कि लाइट के पास क्या है, एनर्जी है। एक जो एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है कि अगर हम मेटल लें और मेटल के ऊपर लाइट को क्या कराएं, स्ट्राइक कराएं, तो मेटल के ऊपर जब लाइट को हम स्ट्राइक कराते हैं और इस लाइट की सफिशिएंट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस केस में इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि जो भी लाइट आ रही है उसके पास एनर्जी है। कि जब मेटल की बात करते हैं तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो जब हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट जैसे ही पड़ती है तो लाइट अपने साथ एनर्जी लेके आती है और वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं वहां पे। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि लाइट के पास क्या है, एनर्जी है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी परफॉर्म किए जाते हैं कि मान लो यहां पे कोई लेंस है, यहां पे कोई लेंस है या फिर यहां पे कोई क्या है, प्लेट है। लेंस है या फिर यहां पे कोई बोल दे प्लेट है। अब देखो, इस प्लेट को अगर हम ऐसे छोड़ दें तो प्लेट अपने वेट के कारण कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। प्लेट, जिस प्लेट की बात कर रहे हैं उसका मास बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट के ऊपर लाइट को स्ट्राइक कराते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर प्लेट बहुत लाइट है और उसके नीचे से हम लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो ये जो प्लेट रहती है, ये प्लेट हमें रेस्ट में दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो प्लेट है, प्लेट का वेट तो कहां एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। लेकिन जब लाइट टकराएगी तो लाइट के हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे होंगे और हर पार्टिकल के पास मोमेंटम है। तो जब वो पार्टिकल टकराता है तो टकराने के कारण मोमेंटम में चेंज आता है और मोमेंटम में चेंज के कारण अब इस प्लेट पे क्या बनता है, फोर्स बनता है और यही वो फोर्स है जो mg को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइट के पास एनर्जी भी है और लाइट के पास वहां पे क्या है, मोमेंटम भी है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या यूज करना है, जो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला लाइट के केस में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। v वहां पे हो गई लाइट की स्पीड, f फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, जो भी लाइट है उसकी विजिबल रेंज की वेवलेंथ लिखो। तो जो भी विजिबल रेंज होती है वो होती है 3600 आर्म स्ट्रॉन्ग से लेके 7000 आर्म स्ट्रॉन्ग तक। तो ये हमारी विजिबल लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ होती है 7800 आर्म स्ट्रॉन्ग। अप्रोक्सीमेशन है यहां पे, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, when light gets reflected in same medium, then it suffers no change in frequency. When light gets reflected in same medium, it suffers no change in frequency, speed and wavelength. हमने क्या बोला, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट वापस उसी मीडियम में जाती है, तो ना तो वहां पे v चेंज होता है, ना ही फ्रीक्वेंसी, ना ही वहां पे क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई। लेकिन जब लाइट का वहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन, जैसे डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये दो मीडियम है, ये दो मीडियम की बाउंड्री है, यहां पे लाइट स्ट्राइक कर रही है। लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करता है। तो यहां पे अगर v है, f है, लैम्डा है,
तो यहां पे भी v होगा, f होगा, लैम्डा होगा, लेकिन यहां पे मीडियम चेंज हो गया तो लाइट की स्पीड v1 होगी या लाइट की स्पीड v डैश होगी, वेवलेंथ लैम्डा डैश होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो यह चीज ध्यान रखना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो या फिर लाइट का रिफ्रैक्शन हो, लाइट की कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आगे पढ़ोगे कि जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होती है। जिस सोर्स ने इस वेव को क्रिएट किया है उस सोर्स पे डिपेंड करती है वेव की फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो वी एफ लैम्डा कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो ये लाइट की हमारी वहां पे प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वहां पे। फिर देखो, अब जो सबसे पहली चीज आ रही है अब देखो, जो सबसे पहली हम बात करने जा रहे हैं, यहां पे हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली लाइट की। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लाइट दिखती है क्या। जैसे मान लो हम देख रहे हैं, ट्यूबलाइट की ओर देख रहे हैं, बल्ब की ओर देख रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइट दिखती है क्या। तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई पूछता है कि लाइट दिखती है तो हम बोलते हैं लाइट दिखती नहीं है। हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है लाइट के इफेक्ट्स। तो लाइट कभी दिखती नहीं है। जैसे मैं देखो एग्जांपल देता हूं, अगर मैं इस बोर्ड के आगे खड़ा हूं, जैसे ये बोर्ड है, अभी ये बोर्ड सबको दिख रहा है, लेकिन अब इस बोर्ड के सामने मैं आके खड़ा हो गया, तो अगर कोई आदमी मुझे देख पा रहा है, अगर कोई आदमी मुझे देख पा रहा है, इसका मतलब है कि जस्ट मेरे पीछे जो बोर्ड का पार्ट है वो पार्ट विजिबल नहीं होगा। समझ में? जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये बोर्ड सबको दिख रहा है, ये बोर्ड अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे वाली वॉल तुम्हारे लिए क्या है, इनविजिबल है, पीछे वाली वॉल तुम्हें नहीं दिख रही है। सिमिलरली अब मान लो मैं अगर यहां पे खड़ा हूं, अब मैं अगर यहां पे खड़ा हूं और यहां पे लाइट लगी हुई है, तो जो भी लाइट है, लाइट मेरे ऊपर भी गिर रही है और लाइट मेरे आगे भी गिर रही है। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज अगर दिखेगी तो उसके पीछे वाली चीज क्या होगी, दिखाई नहीं देगी, अनलेस एंड अनटिल ट्रांसपेरेंट ना हो मटेरियल। तो जैसे बोर्ड दिख रहा है तो बोर्ड के पीछे वाली चीज नहीं दिखेगी। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं लाइट की, अगर लाइट गिर रही है, लाइट यहां पे अगर मान लो लाइट लगी, लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, अब लाइट अगर तुम्हें दिख रही होती तो मैं दिखना बंद हो जाता। तो यह चीज ध्यान रखना है, लाइट कभी भी दिखाई नहीं देती है। अगर लाइट नहीं दिखाई देती है तो फिर हमें दिखाई क्या देता है। तो इसका एक एग्जांपल लो कि मान लो हमारे पास एक रूम है, मान लो हमारे पास एक रूम है और यह रूम पूरा डार्क है। हमारे पास एक रूम है और यह रूम मेरा क्या है, पूरा डार्क है। अब इस डार्क रूम के अंदर एक पर्सन है और इस डार्क रूम में मान लो कहीं एक होल हो जाता है छोटा सा, तो रूम पूरा डार्क है और इस रूम में एक हल्का सा क्या हो गया, छोटा सा होल हो गया, और यहां पे अब सन है। तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, अगर मान लो कोई रूम है, रूम पूरा डार्क है और उस रूम में एक हल्का सा छोटा सा छेद है, जैसे ही सनलाइट आती है उस होल के ऊपर, तो ये ऑब्जर्वर जब ऊपर देखता है तो इसको ऐसा दिखाई देता है कि लाइट ऐसे जा रही है यहां पे। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगता है, इस ऑब्जर्वर को लगता है कि लाइट उसको दिखाई दे रही है। अगर कोई रूम है, रूम में पूरा अंधेरा है और हमने क्या कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया। अब जैसे हम इस रूम में देखेंगे तो हमें इतना पाथ पूरा इल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि लाइट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर तुम माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो हमें लाइट नहीं दिखाई दे रही है। रूम में वहां पे क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स पे लाइट पड़ रही है। जब ये सनलाइट आ रही है तो सनलाइट बेसिकली क्या है, इन पार्टिकल्स पे पड़ रही है, और इन पार्टिकल्स पे जब ये लाइट पड़ती है तो ये लाइट स्कैटर होके हमारी आईज पे आ जाती है,
और जैसे ये लाइट स्कैटर होकर पार्टिकल से हमारी आईज पे आएगी तो वो पार्टिकल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और वो पार्टिकल दिखना स्टार्ट हो गया तो हमें ऐसा लगता है, फीलिंग आती है कि लाइट हमें दिख रही है। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट हम किसमें परफॉर्म करें, वैक्यूम में, कि मान लो रूम में कोई डस्ट का पार्टिकल नहीं है, अब ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं वैक्यूम में। जैसे ही यहां पे सन आएगा और ये ऑब्जर्वर ऊपर देखेगा तो इसको कुछ नहीं दिखाई देगा, बस होगा क्या, लाइट जहां पे पड़ेगी उतना पार्ट वॉल का क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेट कर जाएगा। क्यों इल्यूमिनेट करेगा, क्योंकि लाइट यहां पड़ेगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट कहां पहुंचेगी, आइस पे पहुंचेगी, तो उतना पार्ट हमें क्या होगा, चमकता हुआ दिखाई देगा वहां पे। क्लियर? तो जब भी हम लाइट की बात करते हैं, लाइट कभी भी विजिबल नहीं होती है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और है। जब हम मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं और जब मूवी स्टार्ट होती है तो पूरा रूम देखो, पूरा हॉल देखोगे, पूरा हॉल डार्क हो जाता है, और जब मूवी चलती है तो तुम उस टाइम पे कभी ऊपर की ओर देखना, तो जहां पे प्रोजेक्टर रखा होता है, प्रोजेक्टर से लाइट कहां जाती है, स्क्रीन पे जाती है। तो जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें लाइट नहीं दिखाई देती है, हमें वहां पे डस्ट पार्टिकल ऐसे रैंडमली मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो होता क्या है, हमें लाइट नहीं दिखाई दे रही है, लाइट के पाथ में जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के, उस पे लाइट पड़ती है और लाइट स्कैटर होकर हमारी आईज पे आती है, इसलिए हमें ऐसी फीलिंग आती है कि लाइट दिखाई दे रही है। तो बेसिकली लाइट दिखाई नहीं देती है, लाइट हमारी क्या है, इनविजिबल है वहां पे। क्लियर इतना वहां पे? अब देखो, सबसे पहले हम जो टर्म यूज करने जा रहे हैं वो टर्म यूज करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन की अब तुम लोग वहां पे डेफिनेशन लिखो। तो डेफिनेशन लिखो वहां पे, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, when light ray strike the boundary of two media such as air and glass, a part of light is turned back into the same medium. A part of light is turned back into the same medium and this phenomena is called reflection of light. तो रिफ्लेक्शन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक फिनोमिना है, और इस फिनोमिना में हो क्या रहा है, लाइट जो है किसी मीडियम की बाउंड्री को क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ज्यादातर केस में वो एयर और लाइट की क्या होती है, मीडियम की बाउंड्री होती है। तो होता क्या है, जब ये लाइट मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करती है तो लाइट का मैक्सिमम पार्ट उसी मीडियम में वापस चला जाता है, और ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को वहां पे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जो भी रिफ्लेक्शन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसकी डिटेल में थ्योरी तुम पढ़ लोगे बुक में। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी रिफ्लेक्शन है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है वहां पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा जो है वो है वहां पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये चीज ध्यान रखना है, जो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम स्मूथ सरफेस। अगर कोई सरफेस हमारा क्या है, परफेक्टली स्मूथ है, तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो ये रिफ्लेक्शन जनरली होता है रफ सरफेस से। रफ सरफेस का मतलब हो गया, एग्जाम्पल हो गया वॉल या फिर न्यूज़पेपर। तो वॉल से, पेपर से जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को हम लोग नाम देते हैं वहां पे क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो रहा है,
और डिफ्यूज्ड में क्या हो रहा है, डिफ्यूज्ड में रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो रहा है। अब होता क्या है, मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट बीम आ रही है। इस ऑब्जेक्ट से मान लो केवल एक लाइट बीम आ रही है और लाइट बीम किस पे पड़ रही है, लाइट बीम पड़ रही है स्मूथ सरफेस पे। स्मूथ सरफेस का मतलब हो गया प्लेन मिरर। तो जब रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है फ्रॉम प्लेन मिरर। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से केवल एक लाइट बीम आ रही है। अगर हम लाइट बीम की बात करते हैं तो लाइट बीम भी क्या है, नंबर ऑफ रेस का कलेक्शन है। तो यहां पे इस तरह से एक ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से यहां पे एक बीम आ रही है। बीम का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर ऑफ रेस का कलेक्शन है वहां पे। अब होगा क्या, जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं ये सभी लाइट रेज एक ही एंगल पे टकरा रही हैं। और इतना हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे टकराती है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जितने एंगल पे लाइट टकराती है उतने ही एंगल पे लाइट वहां पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो यहां पे जितनी भी रेज आ रही हैं, यहां पे जितनी भी रेज आ रही हैं ये सभी रेज सेम एंगल पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। इसका मतलब है सबका रिफ्लेक्शन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा वहां पे। इसका मतलब है कि अगर यहां कोई ऑब्जर्वर होगा तो अब इसको ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जब उससे रे ऑफ लाइट चल के कहां पहुंचे, हमारी आईज पे पहुंचे। तो यहां पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आईज पे पहुंचेगी तो इस ऑब्जर्वर को अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, विजिबल होगा। ध्यान रखना इसके अलावा कोई लाइट रे नहीं आ रही है। अब मान लो एक ऑब्जर्वर यहां पे अवेलेबल है, एक ऑब्जर्वर यहां पे अवेलेबल है। बताओ इसको इमेज दिखाई देगी, नहीं। इसको इमेज दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो इस ऑब्जर्वर को केवल इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। लेकिन अगर बोल रहा हूं कि यही ऑब्जेक्ट है लेकिन सरफेस इररेगुलर है, यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और बोल रहा हूं कि अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने प्लेस किया है इररेगुलर सरफेस के सामने और अगेन यहां पे एक लाइट बीम आ रही है। तो अगेन ये यहां पे नंबर ऑफ रेस का कलेक्शन है। तो हर जगह नॉर्मल अलग अलग है कि नहीं है। यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल कुछ अलग होगी, तो लाइट रे ऐसी चली जाएगी। यहां पे अगर देखोगे तो लाइट रे कुछ ऐसी चली गई। यहां पे अगर देखोगे तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी चली गई। इसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जर्वर होगा तब भी इसको इमेज दिखाई देगी, यहां पे एक ऑब्जर्वर होगा तब भी इसको इमेज दिखाई देगी, यहां पे अगर एक ऑब्जर्वर है तब भी इसको क्या होगी, इमेज दिखाई देगी। इसका मतलब है कि रेगुलर सरफेस पे क्या हो रहा है, जो भी लाइट रे पड़ रही है वो पूरी की पूरी एक ही ऑब्जर्वर की आईज पे पहुंचती है। तो होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर गई। तो इस ऑब्जर्वर को भी इमेज दिखाई देगी, इसको भी इमेज दिखाई देगी, इसको भी इमेज दिखाई देगी, लेकिन वो इमेज हमें कैसी दिखाई देती है, ब्लर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इमेज हमें क्लियर तभी दिखाई देगी जब मैक्सिमम लाइट रेस कहां पहुंचे, हमारी आईज पे पहुंचे। तो यही रीजन है कि जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमें अपनी इमेज क्लियर दिखाई देती है। लेकिन अगर यही फेस हम क्या करें, कोई मेटल की प्लेट में देखने की कोशिश करें, या फिर बोर्ड के सामने खड़े होकर देखने की कोशिश करें, या फिर वॉल के सामने खड़े होकर देखने की कोशिश करें, तो उस केस में हमें अपनी इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती है। कुछ केस में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि लाइट रे पड़ेगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट मेरी आईज पे नहीं आई। जैसे प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हैं तो लाइट रे यहां से चली, प्लेन मिरर पड़ी, मेरी आईज पे आ गई तो दिखना स्टार्ट हो गया। मान लो सर से कोई लाइट रे पड़ी सरफेस पे और आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे नीचे चली गई
तो अब बताओ मुझे अपना सर का ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। स्मूथ सरफेस के केस में क्या होगा, एक ही जगह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं अगर हम सिंगल बीम की बात कर रहे हैं, और यहां पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से हम ऑब्जेक्ट की इमेज क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर इतना पे। फिर दूसरा मैंने क्या बोला है, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा स्मूथ सरफेस से, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा रफ सरफेस से। यहां पे जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ब्राइट होगी, अच्छी होगी इंटेंसिटी, और यहां पे जो इमेज दिखाई देगी उसकी लाइट की इंटेंसिटी वहां पे क्या होगी, बहुत कम होगी। अब इसको डिटेल में तुम्हें थ्योरी क्या लिखनी है तो वो बुक से वहां पे चेक कर लेना। नेक्स्ट लिखो वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो 9th-10th में, लेकिन तब भी मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, उसको रिपीट कर रहा हूं। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ध्यान है, ये जो लॉज होते हैं ये हर सरफेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तो ध्यान रखना है, ये जो लॉज हम पढ़ने जा रहे हैं हर सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। प्लेन स्मूथ सरफेस है तब भी एप्लीकेबल है, स्फेरिकल सरफेस है तब भी एप्लीकेबल है, पैराबोलिक सरफेस होगा तब भी ये लॉज क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ये लॉज हमेशा तुम्हारे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो फर्स्ट लॉ लिखो, फर्स्ट लॉ लिखो वहां पे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. This plane is called plane of incidence or plane of reflection. तो पहली प्रॉपर्टी मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं कि ये अगर तुम्हारा प्लेन सरफेस है और इस सरफेस पे लाइट तुम्हारी क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारी नॉर्मल, इसको मैंने बोला है इंसिडेंट रे, ये हो गई नॉर्मल, और ये हो गई तुम्हारी वहां पे रिफ्लेक्टेड रे। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane। तो देखो इस तरह से एक प्लेन ड्रॉ कर दो जरा, मान लो ये हो गया x और ये हो गया y। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करेगी, और उस प्लेन को हम डिफाइन करते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर वहां पे देखो, अगर मान लो कोई सरफेस है और उस सरफेस पे लाइट इस तरह से स्ट्राइक कर रही है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस कब वर्ड यूज करेंगे, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इस तरह से स्ट्राइक कर रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो उस लाइट को हम बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। अच्छा, I 0 है तो R भी 0 होना चाहिए। R 0 है इसका मतलब है लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है तो लाइट अपने पाथ को वहां पे क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो इस तरह से कोई सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
और यहां पे कोई लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक कर रही है। अब जिस जगह स्ट्राइक कर रही है वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अब नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है तो उस इंसिडेंस को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस ऑफ लाइट। तो ये ध्यान रखना, ये वर्ड है और ये वर्ड कई बार यूज करेंगे। तो कई बार बोलता है कि लाइट जो है वो ग्रेजिंग एंगल से टकरा रही है। तो लाइट अगर ग्रेजिंग एंगल से टकरा रही है इसका मतलब है कि जो हमें एंगल लेना है वो एंगल वहां पे हमें लेना है 90 डिग्री, है कि नहीं वहां पे। फिर देखो, अब मान लो अभी तो हम बात कर रहे हैं प्लेन सरफेस की, स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे किसकी, प्लेन सरफेस की। तो अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक प्लेन सरफेस है, ये एक मेरा प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस पे यहां पे एक लाइट रे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। कितने एंगल पे ये स्ट्राइक कर रही है, एट एन एंगल आई पे। अब प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, जितने एंगल पे लाइट टकराएगी उतने ही एंगल पे लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये भी क्या होगा, आई होगा। अब नेक्स्ट जो टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो डिफाइन करने जा रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन और इसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा से। अब एंगल ऑफ डेविएशन को हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, अब क्या करो इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसको लिखो वहां पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल फॉर्म किया है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब सबसे पहला डायग्राम देखो, यहां पे ये तुम्हारी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है कि नहीं, और ये तुम्हारी वहां पे रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल 2i है। अब देखो यहां पे ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल फॉर्म किया है, अब हम अभी जा रहे हैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं तो बताओ ये पूरा एंगल 180 है कि नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पाई माइनस 2i। देखो चेक करो, यही हमारा यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब भी हम एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करेंगे तो हमेशा हमें मेंशन करना है कि ये हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने मेजर किया है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज। देखो है कि नहीं वहां पे, फिर से देखो वहां पे ये तुम्हारा रिफ्लेक्ट, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और ये तुम्हारी वहां पे रिफ्लेक्टेड रे। और अभी हमने चेक किया कि ये एंगल था पाई माइनस 2i। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का कि हम कैसे मूव करें, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ हम मूव करें क्लॉकवाइज। यहां पे हम मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। अच्छा बताओ, क्लॉकवाइज अगर मूव करोगे तो ये जो डेल्टा आएगा, इस डेल्टा को क्या बोलोगे, बताओ। पूरा एंगल 2 पाई 360 होता है कि नहीं होता है। अब 2 पाई में से हम क्या माइनस कर दें, पाई माइनस 2i, तो डेल्टा जो रहेगा वो हो जाएगा पाई प्लस 2i। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है उसका फॉर्मूला या तो हम यूज करेंगे पाई माइनस 2i या फिर पाई प्लस
2i। यहां पे सेंस एंटी क्लॉकवाइज है और यहां पे सेंस हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे हमें इसी फॉर्मूले को क्या करना है, यूज करना है। देखो जरा, अब सबसे पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर। लाइट विल स्टार्ट, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, लिखो लिखो पहला दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर इज पैरेलल टू द सेकेंड मिरर। एक मिनट रुको जरा, रुको मैं क्वेश्चन डिक्टेट करा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन ही अलग दे के रखा है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक मिनट, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, हमारे पास दो प्लेन मिरर है। हमारे पास इस तरह से यहां पे दो प्लेन मिरर है ना। इस मिरर को बोलो M1, इस मिरर को बोलो M2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी लाइट रे है, लाइट रे M1 मिरर को स्ट्राइक कर रही है, लेकिन जब ये लाइट M1 मिरर को स्ट्राइक कर रही है तो ये M2 के पैरेलल चल रही है। तो जो भी लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है पैरेलल टू M2। इसके बाद लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट करती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट M1 के पैरेलल चली जाती है। यानी देखो इंसिडेंट रे M2 के पैरेलल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो M1 के क्या है, पैरेलल है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो बताना है कि दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है वहां पे। क्लियर? यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे हमें सिंपली ज्योमेट्री क्या करनी है, अप्लाई करनी है। अब बताओ मुझे यहां पे ये लाइट इसके पैरेलल है कि नहीं है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो चेक करो ये एंगल थीटा है कि नहीं है वहां पे। फिर यहां पे ड्रॉ करो नॉर्मल। अच्छा, अब नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे तो हमें मालूम है ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये हो जाएगा वहां पे पाई बाय 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और बताओ ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे। देखना ये मैंने ड्रॉ किया है वहां पे नॉर्मल और बाद में मैंने अप्लाई किया है वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पे लाइट टकराएगी उतने एंगल पे लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, अब बताओ ये लाइट इसके पैरेलल है कि नहीं है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ड्रॉ करो नॉर्मल। बताओ जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये एंगल भी पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये एंगल वहां पे क्या हो गया, थीटा। अब बताओ किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम है तो 3 थीटा किसके बराबर, 180 के। तो थीटा की वैल्यू वहां पे कितनी, 60 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे।
तो इस तरह से जो लाइट है, लाइट यहां पे स्ट्राइक करके जब पैरेलल जाती है तो हम बोलेंगे यहां पे कि दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कई बार यह भी पूछता है कि लाइट का डेविएशन कितना हुआ। तो अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टोटल डेविएशन, तो देखो कोई जरूरी नहीं कि लाइट का एक बार रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का एन टाइम्स रिफ्लेक्शन हुआ हो। तो फर्स्ट टाइम जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो हम Δ1 डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड टाइम होगा तो Δ2, थर्ड टाइम होगा तो इस तरह से लाइट की जितनी बार डेविएशन होगा सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन जब हम ऐड करने जाएंगे तो हमें सेंस कंसीडर करना है कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। अगर सबका सेंस सेम है तो सबको ऐड कर दो, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन मान लो अगर कुछ डेविएशन हमने क्लॉकवाइज लिए हैं, कुछ डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, तो फिर एक को पॉजिटिव साइन असाइन कर दो, दूसरे को नेगेटिव साइन असाइन कर दो। जैसे देखो यहां पे लाइट का 2 बार डेविएशन हुआ है, तो यहां पे लिखो Δ1, यहां पे Δ2। तो हम जिस बात करेंगे नेट डेविएशन की वो होगा Δ1 प्लस Δ2। अब देखो यहां पे ये प्लेन मिरर था, यहां पे लाइट इस तरह से स्ट्राइक करे। अच्छा बताओ ये कितना एंगल हो गया, π/2 माइनस 30, 90 माइनस 60 30, ये भी 30। तो चेक करो ये 60 डिग्री एंगल है कि नहीं है। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ मान लो हम गए एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम बोलोगे Δ1 कितना हो जाएगा, Δ1 हो जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। और सेंस ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज लिया है। फिर अगले सरफेस पे आओ, अगले सरफेस पे आओगे तो लाइट फिर से ऐसे स्ट्राइक करेगी, लाइट फिर रिफ्लेक्ट कर गई, ये एंगल 60 डिग्री। फिर से यहां पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन एक्सटेंड कर दो। अब बताओ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन एक्सटेंड किया तो ये एंगल Δ2, और ध्यान है ये जो डेविएशन ये अगेन मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो Δ2 अगेन होगा 180 माइनस 60, 120 एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान ना यहां पे दोनों का सेंस सेम है, तो अगर मुझे नेट डेविएशन कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2, और Δ1 प्लस Δ2 दैट इज हो गया 240 डिग्री। देखो है कि नहीं यहां पे। अब चेक करो डायग्राम में, जरा डायग्राम में अगर देखोगे तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा अब यहां पे चेक करो, ये एंगल 60, देखो है कि नहीं, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60 होगा कि नहीं होगा। और बताओ ये अगर 60 है तो ये 120 है कि नहीं है। इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो तो ये हो जाएगा 360 माइनस 120, दैट इज 240 डिग्री। और चेक करो यही आया है कि नहीं आया वहां पे। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो लाइट का जो टोटल डेविएशन होगा वो यहां पे होगा कितना, 240 डिग्री। वहां देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट एट वन मिरर and then at the other. Find the total deviation of the ray. Find the total deviation of the ray. समझ में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास 2 प्लेन मिरर है, हमारे पास यहां पे 2 प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर को बोलो M1, इस प्लेन मिरर को बोलो M2, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लाइट रे आ रही है, वो स्ट्राइक कर रही है M1 मिरर पे, उसके बाद
M2 पे और ये लाइट रे फिर आगे ऐसे निकल जाती है। तो बताना है लाइट का टोटल डेविएशन कितना हुआ। अब बताओ टोटल डेविएशन अगर कैलकुलेट करना है तो जहां पे रिफ्लेक्शन होगा पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर दो इस तरह से। रहा देखो ये नॉर्मल इस तरह ड्रॉ किया ही नहीं ड्रॉ किया। अच्छा प्रॉपर्टी क्या यूज करो, ये एंगल मान लो जरा अल्फा, ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली ये एंगल अगर बीटा तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा वहां पे। अच्छा ये एंगल अगर अल्फा तो ये एंगल हो जाएगा वहां पे 90 माइनस अल्फा, ये बीटा तो ये हो गया 90 माइनस बीटा। देखो है कि नहीं। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या यूज करी, थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा 180 के बराबर। तो अगले स्टेप में थीटा हो गया किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डेविएशन। तो टोटल डेविएशन अगर चेक करोगे तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पे डेविएशन आ गया डेल्टा 1। और बताओ डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2 अल्फा। देखो ये 2 अल्फा है तो इसको कर दो पाई माइनस 2 अल्फा, सेंस है एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे जाओ, यहां पे अगर जाओगे तो लाइट इंसिडेंट, ये लाइट रिफ्लेक्टेड, ये 2 बीटा, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। तो यहां पे मान लो डेल्टा 2 और डेल्टा 2 की वैल्यू हो गई पाई माइनस 2 बीटा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। ये भी सेंस कैसा है, ये भी सेंस वहां पे एंटी क्लॉकवाइज है वहां पे। और ये सेंस अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जो भी नेट डेविएशन होगा उसको लिखो वहां पे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो जो भी नेट डेविएशन आएगा वो आएगा पाई इंटू माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। तो जो भी नेट डेविएशन आ गया वो आएगा पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब लाइट का केवल 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके बाद कोई फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं है और ये सेंस हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है बताओ उसमें अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते हो। दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री था, 60 इंटू 2 120 और 120 60। अच्छा दोनों को ऐड कर रहे हो ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो एक मिनट चेक करो, ये 2 पाई होगा ना, 2 पाई माइनस 2 अल्फा। तो इसको ऐसा लिखो वहां पे जो भी नेट डेविएशन हो गया वो हो गया 2 पाई माइनस 2 थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब वहां पुट कर दो, ये 360 माइनस 120 तो रिजल्ट वहां पे क्या आ गया, 240 डिग्री वहां पे। देखो है कि नहीं है। तो जो भी नेट डेविएशन आएगा वो आएगा 2 पाई माइनस वहां पे हो जाएगा 2 थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अब लिखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब तुम लोगों को करके देखना है। वहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर को नाम दिया है M2। यहां पे एक और प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर को नाम दिया है M1। तो हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं, एक है M1 दूसरा है M2। इन दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों मिरर के बीच में एंगल दिया है 30 डिग्री। अब यहां पे कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है, यहां पे कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है और ये लाइट रे नॉर्मल के साथ 50 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो जो भी लाइट रे है नॉर्मल के साथ 50 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डेविएशन सफर्ड बाय इंसिडेंट रे इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन।
यहां पे हमने इससे पहले कंसिडर किए 2, अब यहां बात कर रहा है आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, और चेक करना वहां पे जो टोटल डेविएशन आता है, आंसर नेट डेविएशन वो आता है 260 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैलकुलेशन है जो तुम्हें वहां पे क्या करना है, करके देखना है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस लिखवाया था, अच्छा वो क्वेश्चन तो सेम था वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। तो डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे, इस तरह से 2 मिरर हैं, तो यहां पे 2 मिरर हैं और इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर, लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर। तो एक लाइट रे है और ये लाइट रे आती है इंसिडेंट पैरेलल टू वन मिरर, तो ये M1 है, ये M2 है। तो मान लो इस तरह से लाइट रे आ रही है और ये लाइट रे आ रही है पैरेलल टू M2। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, लाइट विल स्टार्ट रिट्रेसिंग इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अपना पाथ क्या करती है, रिट्रेस करती है। और मैंने क्या बोला है, लाइट अपना पाथ रिट्रेस कब करेगी, लाइट अपना पाथ रिट्रेस तभी करेगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। और प्लेन मिरर के केस में क्या लिखवाया है, प्लेन मिरर केस में लिखवाया है कि जब कोई लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तभी वो अपने पाथ को क्या करेगी, वापस रिट्रेस करेगी। अब बताओ यहां पे फर्स्ट टाइम, अच्छा क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, लाइट विल स्टार्ट रिट्रेसिंग इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन इफ थीटा इज, तो हमें थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है वहां पे। बोलो अब लाइट कैसे जानी चाहिए वहां पे, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन यहां पे होगा, सेकेंड टाइम यहां पे होगा और थर्ड टाइम यहां पे होगा अगेन। और थर्ड टाइम अगर हो रहा है तो चेक करो जरा, लाइट ऐसे आनी चाहिए, फिर लाइट ऐसे जानी चाहिए, तभी तो ये लाइट अपने पाथ को वहां पे क्या करेगी, रिट्रेस कर रही होगी वहां पे। तो इस तरह से सेकेंड टाइम, फिर ये थर्ड टाइम। देखो ये नॉर्मल है कि नहीं, यहां पे ड्रॉ करो नॉर्मल जरा, ये नॉर्मल और यहां पे ये नॉर्मल। और यहां पे अगर देखोगे तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। अब होता क्या है, जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो तुम लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा कि जो भी लाइट है वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है, इसका मतलब है कि लाइट जाने में जो पाथ फॉलो करता है, वापस आने में भी लाइट क्या करती है, उसी पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है यहां पे। तो अब इस केस में हो क्या रहा है, अब इस केस में यहां पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर गई, तो लाइट ने जाने में जो पाथ फॉलो किया, अब लाइट वापस यहां पे आएगी, फिर उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी और फिर इतने एंगल पे बाहर निकल जाएगी। अब सबसे पहले चेक करो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा है ना। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90।
अच्छा, हमें ये मालूम है कि ये एंगल अगर आई होगा तो ये भी आई होगा, तो इसका मतलब है 2i प्लस 90 प्लस थीटा 180 के बराबर होगा। 2i हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस थीटा बाई 2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ये एंगल 90, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा थीटा प्लस 90 प्लस ये आई है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई इक्वल्स टू 180 डिग्री। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। अगले स्टेप में 90 90 कैंसिल आउट होगा, थीटा इक्वल्स टू आई। तो अगले स्टेप में हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 45 माइनस थीटा बाई 2। अगले स्टेप में 3 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहां पे 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में 4 एंगल दिए थे, पहला 45, दूसरा 30, तीसरा 60 और चौथा वहां पे क्या था, ऑल ऑफ दिस। तो अब इनको सॉल्व करोगे तो जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, वो मेरा आ रहा है वहां पे 30 डिग्री। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, नेक्स्ट लिखो वहां पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ध्यान, जो हमारी डाउट क्लास आएगी तो डाउट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जहां पे हम किसकी बात कर रहे होंगे, एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे होंगे वहां पे। फिर लिखो आगे वहां पे जो नेक्स्ट है वो लिखो वहां पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो एक साइड लिखो ऑब्जेक्ट और एक साइड लिखो वहां पे इमेज। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो जरा, है ना। ठीक है, तो लिखो वहां पे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जैसे मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब यहां पे लिखो, अगर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है जहां पे इंसिडेंट रे एक्चुअली क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, यहां पे इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रही है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट रे का नेचर डाइवर्जिंग है तो ध्यान रखना वो ऑब्जेक्ट मेरा कैसा होगा, रियल होगा। लेकिन अगर मान लो यहां पे कोई एक प्लेन मिरर है और ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, बताओ अब इंसिडेंट रे यहां पे कट करेगी क्या, नहीं। हमने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन किया, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अगर एक्चुअली क्या हो रही है, कट हो रही है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट रियल होगा। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो इंसिडेंट रे कट नहीं हो रही है, लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो ये किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देगी। तो इंसिडेंट रे अगर किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई दे रही है तो ध्यान रखना ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे दो होते हैं, एक होता है रियल, दूसरा होता है वर्चुअल। अगर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल है, और करती हुई दिखाई देंगी तो वो फिर वहां पे क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम ऑब्जेक्ट का लेके चलेंगे। सिमिलरली जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम वहां पे क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे वहां पे। तो इमेज की डेफिनेशन लिखो वहां पे, इट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। अच्छा, इसमें एक ये भी लिख लो वहां पे, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल इफ इट लाइज ऑन इंसिडेंट साइड, if it lies on incident side, otherwise it is called virtual। जैसे ये इंसिडेंट साइड नहीं है, जैसे ये प्लेन मिरर है कि नहीं है, अब यहां पे ऑब्जेक्ट इंसिडेंट साइड है तो रियल है, ये रिफ्लेक्टेड साइड पहुंच गया तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। इमेज को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब मान लो यहां पे हमारे पास एक प्लेन मिरर है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, लाइट रे यहां से गई, यहां पे लाइट रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे ऐसी चली गई। बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या, नहीं। लेकिन अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो ये लाइट रे कहीं पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगी, और जहां पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगी वहां पे इमेज बनेगी, लेकिन वो इमेज वर्चुअल होगी। तो यहां पे ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट है रियल, और रियल ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। लेकिन मान लो अगर इस डायग्राम की बात करें तो इंसिडेंट रे ऐसी आई, अब बताओ इंसिडेंट रे अगर ऐसी आएगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे मीट कर रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर लाइट रे एक्चुअली मीट करती है तो वहां पे इमेज बनती है, लेकिन ये जो इमेज होती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल होता है उसी तरह से इमेज भी हमारी वर्चुअल और रियल होती है। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर प्लेन मिरर होगा तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वहां पे क्या बन रही होगी, रियल इमेज बन रही होगी। क्लियर? तो आज जो बेसिकली हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या किया है, ऑप्टिक्स को इंट्रोडक्शन की बात करी है, और अभी हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, एंगल ऑफ डेविएशन की, फिर हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है कि नहीं। तो अभी मैं लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं। अगला जो लेक्चर आएगा तो वहां पे हम प्लेन मिरर स्टार्ट कर रहे होंगे, और फिर प्लेन मिरर में हम डिफरेंट कुछ केसेस कंसिडर करेंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी की, अगर प्लेन मिरर है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो प्लेन मिरर को हम किसी केस में क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, फिर हम फील्ड ऑफ व्यू की बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी तुम्हें क्या करना है, जो ऑप्टिक्स का इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो पढ़ के देखना है, और वहां पे रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस केवल ध्यान रखना है। मीट कर गए तो रियल, और मीट करते हुए दिखाई देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। क्लियर? तो इतना तुम लोग रिवाइज करके देखना वहां पे।